हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो है आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें आज हम लोग मनी और उसके शॉर्टकमिंग्स या फिर एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मनी। ठीक है, आज से हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मनी का आज आपका पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में और उसका मीनिंग देखेंगे और फिर उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे या फिर शॉर्टकमिंग्स उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डिफिनीशन या मीनिंग लिखा हुआ है कि पहले तो जान लीजिए एक्सचेंज होता क्या है। जो आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज होता क्या है। तो एक्सचेंज इज़ द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग द सरप्लस गुड्स पीपल हैव। मतलब जो ये ऐसा एक्ट है ट्रेडिंग का, जो सरप्लस गुड्स किसी के पास है उसका ट्रेडिंग किया जाता है जो लोगों के पास है। मान लोगों के पास है या किसी के भी पास हो, ठीक। टू ऑब्टेन द अदर थिंग विच दे रिक्वायर, मतलब कोई अदर थिंग जो उनको ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए किसी के पास एक्सेस राइस है, ठीक है ना, जिस उतना मान लीजिए उसने 10 kg का राइस जो है वो प्रोड्यूस किया है, ठीक है, फार्मर, और उसको सिर्फ ज़रूरत है 5 kg की, उसमें उसका काम चल जाएगा। तो जो 5 kg एक्स्ट्रा बचा हुआ है, यानी जो सरप्लस बचा हुआ है, वो कहेगा कि मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ वीट में, ठीक है, क्योंकि उसके पास वीट की जो क्वांटिटी है वो कम है। तो वो ऐसा जो आदमी है उसको खोजेगा कि जो राइस के बदले वीट उसको दे सके, यानी उसके पास जो है वीट का प्रोडक्शन उसके पास जो है ज़्यादा होना चाहिए, यानी उसका भी एक्सेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसने 10 kg प्रोड्यूस किया है वीट, ठीक, और उसको ज़रूरत है सिर्फ 5 kg का। तो वो जो 5 kg एक्स्ट्रा है वो भी सोच रहा है कि भाई मेरे पास इस समय चावल जो राइस है वो कम हुआ है, तो क्यों ना मैं किसी को ऐसे खोजूं जो 5 kg मुझे इस एक्सेस के बदले 5 kg राइस दे दे, ठीक। तो ऐसे इन दोनों लोगों का काम चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर बार्टर का मीनिंग दिया हुआ है, यानी बार्टर सिस्टम का मीनिंग। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम refers to the system of exchange where goods and services are exchanged directly for other goods and services। इसमें ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका जो गुड्स या सर्विस है वो डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है विथ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इस मीनिंग में, इसको आप याद रख सकते हैं। अक्सर पूछा भी जाता है क्लास में। कोई मान लीजिए आप टीचर पढ़ा रहे हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई बताओ बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो आप बता सकते हैं। ये सूटेबल एकदम एग्जाम्पल, ये आपका डेफिनेशन है इसका। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई फार्मर है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास एक्सेस है, ठीक है ना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो हो जा रहा फुलफिल, लेकिन एक्स्ट्रा बच गया है उसके पास। तो क्या होगा, ही मे एक्सचेंज इफ़ फॉर सम अदर गुड्स आपका, जैसे आप कह सकते हैं कि क्लोथ, यहाँ पर डे लिखा हुआ है, इसको आप से कर लीजिएगा, SAY, ठीक है ना। फॉर सम अदर गुड्स से क्लोथ, ठीक, विच ही रिक्वायर्स बट डज नॉट प्रोड्यूस इट हिमसेल्फ। मतलब उसको तो उसने एक्सेस प्रोड्यूस किया है वीट का, लेकिन उसको क्लोथ की ज़रूरत है। तो लेकिन जब उसको क्लोथ की ज़रूरत है, उसके पास तो क्लोथ का प्रोडक्शन वगैरह तो है नहीं, वो प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को खोजेगा जो वीट के बदले उसको क्लोथ दे सके, यानी वो किसके पास जाएगा, वीवर के पास जाएगा।
ठीक है ना। उससे पूछेगा भाई हमको चाहिए, तो बोलेगा ठीक है हमको भी ज़रूरत है, आप हमसे ले लीजिए। तो यही, तो ये देखिए जो ये बार्टर सिस्टम है, ये जो था ये आज के मॉडर्न टाइम में तो ये हो नहीं रहा है, लेकिन जो आपकी ट्रेडिशनल कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उसमें ये बहुत चलता था, ठीक है ना। मतलब यही एक सिस्टम था चलने का वहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस या शॉर्टकमिंग्स की बार्टर सिस्टम के, या बार्टर एक्सचेंज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए शॉर्टकमिंग्स लिखा हुआ है या फिर डिसएडवांटेजेस लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहला क्या है आपका, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स सिंपली मीन्स दैट द owner of a good or service who wishes to barter it must find some person who not only wants his commodity but who also possesses the goods and services which the first person wants। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई मान लीजिए कोई एक ओनर है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको बार्टर करना है, तो वो उसको खोजना पड़ेगा किसी ऐसे पर्सन को जो कि वो पर्सन ऐसा हो कि जो ये कमोडिटी उसको देना चाहता है वो कमोडिटी उसको चाहिए, ठीक है ना। और वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज मतलब उसके पास भी होना चाहिए जो फर्स्ट पर्सन को चाहिए, सेकंड पर्सन के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट पर्सन का रिक्वायरमेंट है वो सेकंड पर्सन के पास भी रिक्वायरमेंट वैसे ही होनी चाहिए, तो ही आपका बार्टर हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप इसको एग्जांपल को देखिए। देखिए, इफ़ द फार्मर वांट्स टू एक्सचेंज वीट फॉर क्लोथ्स, मतलब कोई फार्मर है जो वीट के बदले क्लोथ उसको चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे वीवर को फाइंड करना पड़ेगा जो ना कि आपको क्लोथ दे बल्कि सेम चीज़ से ही एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, यानी वो क्लोथ के बदले उसको वीट की आवश्यकता हो तभी वो एक्सचेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, यानी बार्टर तभी वो करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये जो आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इसका क्या डिसएडवांटेज हो गया, ये बहुत लेबोरियस वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। खोजना उसको, वो जो व्यक्ति है वह उसको वही चाहिए, ठीक है ना, वही कमोडिटी चाहिए, तब तो बार्टर होगा। तो ये आपका लेबोरियस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत समय लग जाता है खोजने में उस व्यक्ति को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, सर्च करना पड़ेगा एकदम राइट पर्सन को, ठीक ठीक है ना। तो ये बहुत इसमें समस्या आ जाती है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका लार्ज नंबर ऑफ अननेसेसरी इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये आपका बार्टर सिस्टम है इसमें अननेसेसरी इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब बीच बीच में बहुत सारे अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस हैं। कैसे हैं इसको देखते हैं हम लोग। बार्टर एक्सचेंज में गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ अननेसेसरी इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन। क्यों, कब दे सकता है, इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा तो ये जो प्रॉब्लम है दूसरा ये अकर हो जाएगा। द फार्मर हु वांट्स टू एक्सचेंज वीट फॉर क्लोथ, मतलब जो फार्मर है वो वीट के बदले क्लोथ उसको चाहिए, तो ही मे नॉट फाइंड अ पर्सन हु हैज़ क्लोथ एंड इज़ प्रिपेयर टू एक्सचेंज इट फॉर वीट। तो सही बात है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वही पर्सन मिलेगा जो आपका क्लोथ के बदले वीट को ही दे सकता है, क्या पता वो कोई और चीज़ उसको देना चाहे वो। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द वीवर हु पोजेसेस द क्लोथ मे बी विलिंग टू एक्सचेंज फॉर यूटेंसिल्स, मतलब उसको भाई वीट नहीं चाहिए, ठीक है ना,
क्लॉथ उसके पास तो है वीवर के पास, लेकिन वो कह रहा कि मुझे वीट की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और चीज़ चाहिए, या मुझे वीट की भी ज़रूरत है तो मैं तो भाई आपको क्लॉथ तो नहीं दूंगा, मैं आपको यूटेंसिल्स दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बताइए। तो ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब इसमें कोई मेजरमेंट का कोई तरीका, सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। अनदर शॉर्टकमिंग्स ऑफ बाटर सिस्टम इज या एक्सचेंज the lack of any common unit in terms of which the value of goods and services is to be measured। मतलब मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं था, ठीक है ना। The value of a good or service refers to the quantity of other goods and services that it can command or acquire in the market, ठीक है ना। ये माई हो गया है, यहाँ पर इन दी मार्केट हो जाएगा, इन हो जाएगा दी मार्केट, ठीक है। दैट इज इट्स एक्सचेंज वैल्यू। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ये आपका कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, तो इसमें जो आपके क्वांटिटी या अदर गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, उस पर कोई कमांड नहीं होता है या फिर कोई एक्वायर नहीं होता है मार्केट में, जिससे कि वो एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड किया जा सके, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, फॉर हैविंग अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज़ एसेंशियल टू नो द रेट एट विच डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी एक्सचेंज। सही बात है, कोई अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करना है तो ज़रूरी है ना कि कोई मापन का तरीका होना चाहिए, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज का रेट पता चल सके, डिफरेंट रेट्स, ठीक। जैसे क्या कह रहा है, एज हाउ मैनी केजी ऑफ वीट इज़ टू बी गिवन फॉर 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। मतलब मान लीजिए मैं 1 केजी वीट दे रहा हूँ 1 मीटर क्लॉथ के बदले, तो कितना होना चाहिए, क्या मापन है, क्या मेजरमेंट है, कितना कैसे होगा, तो ये समस्या हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी इन द मार्केट हैज़ टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एवरी अदर कमोडिटी। सही बात है, कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं रहेगा तो जो यहाँ पर देखिए क्लॉथ वीट के बदले क्लॉथ था, तो कैसे उसी कमोडिटी के बदले ऐसे हो रहा है। कोई कमोडिटी सुपीरियर भी हो सकता है, कोई कमोडिटी इन्फीरियर भी हो सकता है, तो इसमें यह बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो जो तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या हो जाता है, तो ये जो बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, ये इसका जो फंक्शनिंग है ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इकोनॉमी में, ठीक है ना। इसका कोई मीनिंगफुल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट ये कह रहा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़। इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि फॉर एक्सचेंज टू बी मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव इट इज़ एसेंशियल दैट कमोडिटीज़ आर डिविजिबल इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़ और पार्ट्स। मतलब एक्सचेंज के लिए, मीनिंगफुल एक्सचेंज के लिए और इफेक्टिव एक्सचेंज के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है या इसेंशियल हो जाता है कि जो आपके कमोडिटीज़ हैं वो डिविजिबल हों, ठीक है ना, और पार्ट्स में हों, ठीक, स्मॉल क्वांटिटीज़ या पार्ट्स में हों, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर नॉट डिविजिबल। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो आपके डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, जैसे हॉर्स, टीवी या फिर पेन। कैसे, इसको हम लोग अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके पास हॉर्स है, ठीक है ना, कोई पर्सन है उसके पास हॉर्स है, ठीक है ना, और वो उसको क्या चाहिए, 1 मीटर क्लॉथ चाहिए। तो वो
जो पर्सन है जिसके पास हॉर्स है और उसको 1 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है खोजना कि भैया मैं कैसे डिवाइड करूँगा हॉर्स को स्मॉल पार्ट्स में, ताकि मैं 1 मीटर क्लॉथ के लिए इसको एक्सचेंज कर सकूँ। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सिमिलरली आप टीवी और पेन के लिए भी ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या है? डिफ़िकल्टी एज़ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसमें क्या हो गया? इन अ बार्टर सिस्टम पीपल कैन स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़ ओनली। ठीक है ना? तो बार्टर सिस्टम में क्या है कि जो लोगों के पास वेल्थ है तो वो फ्यूचर यूज़ के लिए तो स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़, कुछ कमोडिटी स्पेसिफिक कमोडिटी में। ठीक, बट दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग वेल्थ सफ़र्स फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स। तो ये जो स्टोरिंग का प्रॉब्लम है ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका वीट हो गया, ठीक है ना, एनिमल स्किन हो गया, ठीक, और आपका पेरिशेबल आइटम्स जो है नेचर में जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट, इसको कैसे स्टोर करेंगे आप, क्योंकि ये तो जल्दी ख़राब हो जा रहा है। तो दे आर नॉट सफिशिएंटली ड्यूरेबल एंड मे डिटोरिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो सारे आइटम्स हैं वो टाइम के साथ साथ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखिए एनिमल स्किन, पेरिशेबल आइटम जो जल्दी, टमाटर हो गए, आपके एनिमल स्किन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, तो इसको तो आप स्टोर कर नहीं सकते हैं। ये तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसका कोई सिस्टम नहीं था, स्टोर ऑफ वैल्यू का कोई सिस्टम नहीं था उस समय। ठीक, अच्छा, अब छठवां पॉइंट देखिए क्या होता है। छठवां पॉइंट है आपका प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स होता क्या है, बताइए, कंफ्यूज करने के लिए। तो प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, उसको स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स भी बोलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। दूसरा, अनदर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अबाउट फ्यूचर पेमेंट्स। तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी हो रहा है कि इसमें फ्यूचर पेमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग, ये कौन, इसमें ये देखिए मिस्टेक हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। ठीक है ना? इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स आर इसेंशियल आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एन एक्सचेंज इकॉनमी। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग जो होता है फ्यूचर पेमेंट के लिए, ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है इकॉनमी के लिए। ठीक है ना? एक्सचेंज इकॉनमी के लिए पीपल हैव टू इंटर इनटू एग्रीमेंट रिलेटिंग टू वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट्स एक्सेट्रा। ठीक, अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे आपका बार्टर इकॉनमी है, ठीक है ना, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर पेमेंट्स का, तो इसमें स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के टर्म में स्टेट किया जाता है। ठीक है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। कैसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा? पहला प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि कंट्रोवर्सी को ये प्रॉब्लम देगा, कंट्रोवर्सी इससे पैदा हो सकती है। जैसे कि जो स्पेसिफिक कमोडिटी है जो पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है ना? फ्यूचर में मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, उसने बी व्यक्ति से ए व्यक्ति है, उसने बी व्यक्ति से वीट लिया। ठीक है ना? उसको वीट की ज़रूरत थी। ठीक, अब उसका काम हो गया, अब 1 साल बाद वो कह रहा है कि भैया मैं आपको वीट लौटा रहा हूँ। तो ये बी जो है ये रिफ्यूज़ कर सकता है, कह सकता है कि भैया जो तुम वीट दे रहे हो मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि जो तुम्हारे वीट की अब जो तुम क्वालिटी दे रहे हो ये इन्फीरियर क्वालिटी है। जो मैंने तुमको दिया था
वीट वो सुपीरियर क्वालिटी का था। तो ये ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें तो कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लोन दिया जा रहा है राइस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो जो लेंडर है वो, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल जो समझाया वीट के द्वारा, ये आप अभी इसको राइस के थ्रू समझिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लेंडर है, ठीक है ना, राइस दिया, ठीक है ना, लोन दिया राइस के फॉर्म में, ठीक है। अब वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि भैया मुझे तो नहीं चाहिए, राइस में अगर दे रहा है तो वो तो कह सकता कि मुझे नहीं चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि तुम जो अब राइस दे रहे हो, जो मैंने दिया था, अभी जो तुम दे रहे हो वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, ठीक है ना। अब आगे क्या हो सकता है कि जो बोरोवर है या लेंडर है वो कमोडिटी को लूज़ कर सकता है, ठीक है ना। कह सकता है कि भैया जो तुम अब राइस दे रहे हो उसकी वैल्यू कम हो गई है, मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जिस समय मैंने दिया था तब उसकी वैल्यू जो थी बहुत हाई थी, अब जो तुम दे रहे हो राइस उसकी वैल्यू कम हो गई है, जो पीरियड डिसाइड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। 6 पॉइंट्स हैं, इसमें से आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको इजी लगे, जल्दी याद हो जाए उसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आज आपका लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई डाउट होगा तो, या फिर आप टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, ठीक। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो नोट्स है आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।